गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट। आप सभी को श्री क्लासेस की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग भूगोल का, ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। यह टॉपिक सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण है। जीएस के व्यू से, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। हम लोग देखेंगे इसमें वायुमंडल के बारे में। तो गैस का जहां तक स्तर है, लेवल है एयर का, जहां तक उसको हम लोग वायुमंडल बोलते हैं। एक बार देखते हैं वायुमंडल क्या होता है दूसरे तरीके से, कि पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गैसीय आवरण अर्थात वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गैसीय आवरण अर्थात वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। वायु अगर बोला जाए क्या है, तो ये वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण है। अब हम लोग जानते हैं क्या क्या मिश्रण हो सकता है। इस पूरे वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता सर्वाधिक है। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, 0.03% है, और अन्य में आर्गन, नियोन और अन्य गैस इसमें आ जाता है, जिसमें इसकी है ना, इसकी जो है ना उपस्थिति 0.07% है। अब हम लोग देखते हैं क्या, ये गैस के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। यह सबसे भारी गैसों में शामिल है, मतलब CO2 सबसे भारी गैसों में शामिल है। इसी कारण यह पृथ्वी की सबसे नीचे की सतह पर पाया जाता है, और भारी होने के कारण पृथ्वी के सबसे नीचे की सतह पर पाया जाता है। एवं ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश को, सनलाइट को ये अवशोषित कर लेते हैं, है ना, ये ग्रहण कर अवशोषित कर लेते हैं। इसे ओजोन गैस की श्रेणी में भी रखा जाता है। इसे ओजोन गैस की श्रेणी में भी रखा जाता है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी उत्तरदायी है। ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ये सब गैस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 और अन्य में CO2 ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। उसके बाद ऑक्सीजन को प्राणदायी कहा जाता है। ये ऑक्सीजन हम लोग सांस लेने में भी हम लोगों को ये काम आता है। अन्य गैस में आर्गन और अन्य गैस है। अब हम लोग वायुमंडल के सभी परत के बारे में, मंडल के बारे में देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, सबसे जो, अब नीचे से हम लोग ऊपर जाएंगे, क्योंकि इस वे में हम लोगों को याद करने में आसानी होगी। तो सबसे इन नंबर भी हम लोग याद करेंगे कि सबसे पहले नीचे में ना क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ये अंग्रेजी में भी नाम याद करना चाहिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कंपटीशन या एग्जाम में कि इसमें ना अंग्रेजी को ही लिख दिया जाता है, इसलिए इसको भी याद करेंगे हम लोग। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि सबसे पहले देखिए क्षोभ मंडल में हम लोग पृथ्वी के तल से
तल से, ये पृथ्वी इसके तल से यहाँ जो है इसको हम लोग कहते हैं ध्रुव क्षेत्र, इसको कहते हैं हम लोग ध्रुव क्षेत्र, या फिर ये हो गया ध्रुव क्षेत्र की ऊंचाई, ये हो गया ध्रुव क्षेत्र की ऊंचाई। यहां से यहां तक की ध्रुव है, ध्रुव क्षेत्र की ऊंचाई यानी 8 किलोमीटर, ध्रुव क्षेत्र से 8 किलोमीटर ऊंचाई पर क्षोभ मंडल है। जबकि विषुवत क्षेत्र की ऊंचाई देखा जाए तो विषुवत क्षेत्र की ऊंचाई 18 किलोमीटर है। इससे विषुवत क्षेत्र की ऊंचाई तल से 18 किलोमीटर ऊपर है। अब हम लोग देखते हैं क्षोभ मंडल की कुछ घटनाएं, क्षोभ मंडल में क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्षोभ मंडल में ये पृथ्वी की सबसे नजदीक का मंडल है। पृथ्वी की सबसे नजदीक के मंडल को हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। तो पहला हम लोग देखें क्या, पहला देखिए ये पृथ्वी की सबसे नजदीक का मंडल है, अर्थात पूछा जाएगा क्या पृथ्वी के सबसे नजदीक का मंडल क्या है, क्षोभ मंडल। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकांश मात्रा इसी मंडल में है, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकांश मात्रा इसी मंडल में है। और इसके बाद मौसम संबंधी घटना इसी मंडल में घटती है, जैसे वर्षा, आंधी, तूफान, बादल इत्यादि, ये सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। अब हम लोग देखे थे क्या कि एक जैसे जैसे ऊपर बढ़ते ना तो तापमान घटते जाता है। तो क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, यानी 1 डिग्री सेल्सियस ताप की कमी हो जाती है। कह सकते इसे ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घट जाता है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घट जाता है। गर्मी के दिनों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई की मोटाई बढ़ जाती है, जबकि ठंडी में घट जाती है। गर्मी के दिनों में क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है और ठंडी में घट जाती है। अभी देखें हम लोग क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8, पृथ्वी तल से 8 और यहां से विषुवत रेखा से नहीं, ध्रुव क्षेत्र से 8 किलोमीटर ऊंचाई, विषुवत क्षेत्र की ऊंचाई 18 किलोमीटर। लेकिन क्षोभ मंडल की टोटल ऊंचाई यहां से ये है, यहां से ये है ऊंचाई, यहां से 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर, और यहां से 18 से 50 किलोमीटर, दोनों में 18 से 50 और यहां भी 8 से 50 किलोमीटर है क्षोभ मंडल की टोटल मोटाई। यहां से कितना क्षेत्र में फैला वो। अब हम लोग देखे क्षोभ मंडल, देखे क्या क्षोभ मंडल के हम लोग देखे कितना रेंज में ये फैला। अब हम लोग देखते हैं समताप मंडल, 2 नंबर में आता है समताप मंडल। इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल को कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल को कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। इसमें मौसम संबंधी घटना नहीं होती है। सबसे पहले इसमें याद करेंगे कि मौसम संबंधी घटना नहीं होती है। वायुमंडल, वायुयान या ना, इसमें एरोप्लेन वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मंडल माना जाता है। वायुमंडल उड़ाने के लिए आदर्श मंडल माना जाता है। आदर्श मंडल, ये ओजोन परत, यह एक वायु की परत है। इसमें ओजोन परत, ये एक ओजोन क्या है, तो ओजोन एक वायु की परत है जो सूर्य की यूवी किरणों को अवशोषित कर लेती है और यूवी किरणें हम तक नहीं पहुंचने देती है। अगर यूवी किरणें हम तक पहुंच जाए तो हम लोगों को है ना स्किन से रिलेटेड है ना इन्फेक्शन हो सकता है। इसमें सीएफसी बहुत घातक है ओजोन परत के लिए। जैसे सीएफसी की मात्रा बढ़ रही है, पॉलीथीन ये सब जलाने से सीएफसी गैस की उत्पत्ति होती है, बढ़ रही, ये ओजोन परत को ना पतला करते जा रहा है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष है ना सरकार के द्वारा जो है प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ओजोन एक सुरक्षा कवच के जैसे काम करता है, ओजोन सुरक्षा कवच के जैसे काम करता है। अब हम लोग देख रहे हैं मध्य मंडल। अब हम लोग देखेंगे मध्य मंडल, जो समताप मंडल से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। मध्य मंडल समताप मंडल से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। नहीं, समताप मंडल
से मध्य मंडल की ऊंचाई 30 किलोमीटर है, अर्थात ये 80 किलोमीटर टोटल इसकी ऊंचाई है। इसको हम लोग अंग्रेजी में मेसोस्फीयर कहते हैं। यहां भी इसकी ऊंचाई 80 होगी। यहां -100 डिग्री सेल्सियस ताप हो जाती है और ये सबसे कम तापमान यहां होती, सबसे कम तापमान मध्य मंडल। यहां उल्का संबंधी सभी घटनाएं घटित होती है। कुछ ऐसे पत्थर के टुकड़े जो वायुमंडल से पृथ्वी पर आकर गिरते हैं और हवा में घर्षण के कारण, जैसे हवा में घर्षण होती है तो हवा में घर्षण के कारण ये जलने लगते हैं, जिसे उल्का या टूटता हुआ तारा कहते हैं, तो उल्का संबंधित सभी घटनाएं मध्य मंडल मेसोस्फीयर में घटित होती है। उल्का को हम लोग टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं मेसोस्फीयर, मध्य मंडल के बाद वाला मंडल देखते हैं। ये मंडल का नाम है आयन मंडल, इसका नाम आयनोस्फीयर, आयन मंडल। इसकी कुल ऊंचाई 640 किलोमीटर है। इसकी कुल ऊंचाई 640 किलोमीटर है। यहां भी 640 किलोमीटर है। इस परत के वायु में आयनिक गुण पाए जाते हैं। इस परत के वायु में आयनिक गुण, जानते हैं हम लोग आयनिक गुण पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह से तरंग को जब यहां भेजी जाती है, तो टकरा कर वापस फिर पृथ्वी पर टकरा करके, जैसे तरंग यहां भेजी पृथ्वी पर वापस आकर के तरंग यहां आ जाती, पृथ्वी पर आ जाती है, तो ये ना आयन मंडल से आती है। अब इसके बाद हम लोगों का मंडल है बाह्य मंडल, जिसको हम लोग एक्सोस्फीयर कहते हैं। बाह्य मंडल, एक्सोस्फीयर, यहां सबसे हल्की गैसें पाई जाती है। ये आयन मंडल के ऊपर वाले भाग, इसका अभी तक सही से पता नहीं किया जा सका है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, करेक्ट नहीं है कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तो ये बायोस्फीयर, एक्सोस्फीयर कहते हैं इसको, बाह्य मंडल। यहां सबसे हल्की गैसें पाई जाती है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम। तो इस तरह से हम लोग देखें कि मंडल कितने हैं और किस मंडल में कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। अब हम लोग इसके बाद अलग अलग एक सेपरेट में देखते हैं मंडल के बारे में। अब हम लोग सभी मंडलों को एक साथ देखते हैं। अभी देखिए, ध्रुव क्षेत्र की ऊंचाई से 8 किलोमीटर ऊपर में है क्षोभ मंडल। तो प्रश्न ये आएगा कि ध्रुव क्षेत्र से कितना किलोमीटर ऊपर में क्षोभ मंडल है, तो 8 किलोमीटर ऊपर में। दूसरा आप बोलेंगे कि ध्रुव क्षेत्र से, विषुवतीय क्षेत्र से, ध्रुव क्षेत्र से तो ऊंचाई होगी 8 किलोमीटर। उसके बाद होगा क्या कि विषुवत क्षेत्र से क्षोभ मंडल की ऊंचाई, तो ये होगी 8 किलोमीटर, ये 8 किलोमीटर। अब इसके बाद क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल। समताप मंडल की ऊंचाई क्षोभ मंडल से, समताप मंडल की ऊंचाई क्षोभ मंडल से, स्ट्रेटोस्फीयर की ऊंचाई क्षोभ मंडल से यह है 50 किलोमीटर, यहां भी 50 किलोमीटर। उसके बाद समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, इसको कहते हैं मेसोस्फीयर। इसकी ऊंचाई समताप मंडल से 80 किलोमीटर, समताप मंडल से 80 किलोमीटर। फिर इसके बाद मध्य मंडल के बाद आयन मंडल, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल। इसकी ऊंचाई मध्य मंडल से 640 किलोमीटर, मध्य मंडल से 640 किलोमीटर। फिर इसके बाद आयन मंडल के बाद बाह्य मंडल। तो बाह्य मंडल की ऊंचाई आयन मंडल से ऊपर होती है। अभी इसका ऊंचाई के बारे में सही से पता नहीं किया गया कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तो अभी हम लोग देखें कि वायुमंडल में कौन कौन सा मंडल क्या क्या, जैसे क्षोभ मंडल देखे। उसके बाद पहले देखे ध्रुवीय क्षेत्र से ऊंचाई क्षोभ मंडल की 8 किलोमीटर। उसके बाद विषुवत रेखा, विषुवतीय क्षेत्र से क्षोभ मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर, ये 18 किलोमीटर। उसके बाद देखिए क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल।
क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, फिर समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, और मध्य मंडल के बाद पहले देखे क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, और आयन से ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं बाह्य मंडल या बाह्य मंडल, इसको कहते हैं एक्सोस्फीयर। यहां से इसकी ऊंचाई, यहां से ऊपर वाले टोटल को कहते हैं हम लोग बाह्य मंडल की ऊंचाई। ये बाह्य मंडल, ये टोटल हम लोगों का ये वायुमंडल हुआ, एटमॉस्फेयर हुआ। अभी हम लोग समझे ये एटमॉस्फेयर क्या है और कैसे है। इसको हम लोग अगर बार बार 2-4 बार इसको पढ़ेंगे तो ऐसे अपने आप ये याद हो जाएगा। तो इसमें ना बीच वाला से शुरू करेंगे, मध्य मंडल से अपने आप याद होगा। बीच वाला, मध्य से ऊपर भी बाह्य और आयन, और मध्य से नीचे भी क्षोभ और समताप। बस इसी तरह से हम लोग याद करेंगे। तो अभी हम लोग पढ़े वायुमंडल, अभी हम लोग पढ़े एटमॉस्फेयर कि कैसे, क्या इसका कितने मंडलों में इसे विभाजित किया गया है। आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।